नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज महाकुंभ के महाआयोजन का महाशिवरात्रि के स्नान के बाद महासमापन हो रहा है। संगम तट पर पिछले 45 दिनों से मेला सजा रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती रही। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंचे। भारी भीड़ और ठंड के बावजूद भक्ति और जोश में कोई कमी नहीं दिखी। आम और खास सब पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। ये महाकुंभ की पिछले 45 दिनों की ताकत रही और एनडीटीवी ने इस महापर्व की अहमियत के हर पहलू को आप तक पहुंचाया है। हमारी कोशिश यही रही कि एनडीटीवी इंडिया आपके लिए महाकुंभ की वो खिड़की बने जिसके जरिए आप पल पल की तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचती रहें। मेरे अलावा मेरे बाकी सहयोगी कुंभ कवरेज से उतने ही जुड़े रहे जितना कि आप सभी। रणवीर सिंह, पल्लव मिश्रा, दीपक गंभीर, हिमांशु शेखर मिश्रा, रवीश रंजन शुक्ला, राहुल भारद्वाज सभी इस वक्त मेरे साथ हैं और इन सभी की आंखों देखी आज हम सुनेंगे। शुरुआत करते हैं रणवीर से जो इस वक्त प्रयागराज में हैं। रणवीर, इस महाआयोजन के साक्षी हम सब बने, स्टूडियो में मौजूद मेरे सहयोगी और आप सभी जो इस वक्त प्रयागराज में हैं, लेकिन आपने यूपी सरकार की प्लानिंग को शुरुआत से देखा, उसे कवर किया। आज इस मेले का महासमापन है और आज भी आप प्रयागराज में मौजूद हैं। रणवीर, क्या देखा एक रिपोर्टर की नज़र से इस महाआयोजन को लेकर? कितनी तैयारी थी कि कुछ भी बच ना सके? देखिए, जब मेला शुरू हुआ 13 जनवरी से हम मेले को तब से देखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा अगस्त सितंबर में, जब यहाँ बाढ़ थी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पानी था अगस्त में, और जब यहाँ से पानी रिसता है तो जो ज़मीन है वो ज़मीन नम रहती है। ऐसे में तैयारियाँ जो शुरू होती हैं वो 15 सितंबर से शुरू होती हैं। 3 महीने 4 महीने का समय रहता है और उस 3-4 महीने में गंगा के डायरेक्शन को देखना होता है, जो हर साल अपना डायरेक्शन बदलती है और गंगा के डायरेक्शन के हिसाब से मेले की प्लानिंग करनी होती है। तो वो प्लानिंग का पार्ट भले 2 साल पहले से सुरक्षा को लेकर और बाकी सारी तैयारियां की जा रही हों, लेकिन जो मेला स्थापित करने का काम है वो शुरू होता है सितंबर के महीने से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने मिलते हैं और इसके बाद जनवरी में जब साधुओं का प्रवेश यहाँ पेशवाई हो जाती है और उसके बाद से मेला एक तरह से शुरू हो जाता है और ऑफिशियली शुरू होता है 13 जनवरी से। अब 13 जनवरी से हम बात करें, इतनी बड़ी भीड़, सरकार की उम्मीद 40 से 45 करोड़ की थी, आए 66 से 67 करोड़ के आसपास लोग। तो यहाँ जब हम भीड़ देखते हैं, जिस भीड़ में लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ पर अगर कोई एक आदमी अफवाह फैला दे, सांप सांप चिल्ला दे, तो वो भगदड़ होगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक सांड या कोई एक कुत्ता घुसा है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। जो लोग आ रहे हैं उन्हें कम से कम चलना पड़े, उसके लिए क्या किया जाए। जो बिजली के खंभे लगे हैं वहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उससे बचने को क्या किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी प्लानिंग का पार्ट था और उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, कुछ कमियां भले रही हों, लेकिन उन कमियों के बावजूद एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा सक्सेस है एक रिपोर्टर के तौर पे। बिल्कुल रणवीर, हम आपके पास लौटेंगे। पल्लव भी हम साथ जुड़ चुके हैं। पल्लव, हम सब तो आते जाते रहे, लेकिन आप लगातार 45 दिनों से वहाँ हैं। महाकुंभ में जुटने वालों की भीड़ ने कई देशों की जो जनसंख्या है उसको पीछे छोड़ दिया है। आधे यूरोप से ज़्यादा लोग यहाँ जुटे हैं। रूस जैसे 3 देश इसमें समा सकते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में भीड़ के बीच जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपने कैसे सुनिश्चित किया कि कोई भी खबर आपकी छूट ना जाए? ये सिकता, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना लंबा समय था। करीब 50 दिन से अधिक समय हो गया मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करते हुए, और इतना बड़ा मेला है। करीब 4000 हेक्टेयर में पूरा मेला बसाया गया था। 2013-19 की तुलना करें तो उसका 2.5 से 3 गुना जो पूरा एरिया था। ऐसे में हर कोने पर 17 किलोमीटर का चौड़ा है, 14 किलोमीटर का लंबा पूरा मेला है। हर कोने पर, हर जगह आपके पास खबर है। आप जिधर देखेंगे आपके पास खबर है। पर एज ए रिपोर्टर के तौर पर आपके सामने हर एक खबर को आइडेंटिफाई करना, उसको खोजना और इतने लंबे लंबे दूर जा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे तो तमाम जगह रिस्ट्रिक्शन थे। पाटून पुल हो चाहे रास्ते हो, तमाम जगह भीड़ होती थी। वहाँ पे जाके खबर को इकट्ठा करना, खबर को देखना कि कौन सी खबर हमारे लिए बेहतर है, कौन सी खबर हमको लेनी है, क्योंकि एक रिपोर्टर के तौर आप हर खबर को कवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाते हुए उन चीज़ों को अब खोजना, उन खबर को लाना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था। और ये मेला इतना बड़ा जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो अमेरिका की जो जनसंख्या है करीब 24.5 करोड़ है, उसका 2 गुना अगर हम आज का पूरा आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 67 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। तो
तो उस प्रकार इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो आपको बहुत कुछ जो है सीखने का, समझने का जो है अवसर मिलता है। आप समझते हैं, आपका जो दिमाग होता है वो भी बहुत मैच्योर होता है। इतने बड़े आयोजन को कवर करते हो, जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तमाम तरह के आपको लोग मिलते हैं, इतनी बड़ी भीड़, सबके अलग प्रकार के रिएक्शन, और उसमें से आपको खबर निकालना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट कोशिश हो सकती थी वो हमने की और ये प्रयास किया कि अपने दर्शकों को जो सबसे बेस्ट खबर हो, जो लोगों के लिए खबर हो, जो जनता के लिए खबर हो, वो हम लाने की कोशिश की। और वाकई एक सुखद अनुभव था जिसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। और सबसे अधिक जो व्यवस्थाएं यहाँ पे थी, कैसे लोग दिन रात लगातार, चाहे पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी, तमाम लोग इतने बड़े मेले को 24/7 लगातार वर्क करते हुए कैसे उन्होंने उसको सफल बनाया, उसको देखना। मैंने इस मेले को बनते और अब उजड़ रहा है मेला, उसको देखा है। तो कई चीज़ों को मेरे सामने पूरा मेला आता है, कैसे मेला बस रहा था और अब कैसे मेला उखड़ रहा है। तो वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था इसको देखना, और तमाम यादें इस मेले की मेरे को है। मैंने 13 का 19 का मेला देखा, लेकिन रिपोर्टर के तौर पर एक एक जगह जाना, एक एक चीज़ को कवर करना वाकई में चुनौतीपूर्ण भी था पर मज़ेदार भी था। बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए सीखता इस मेले से मिला। बिल्कुल पल्लव, हमारे दर्शकों ने आपकी रिपोर्ट भी देखी। रवीश, ये महाकुंभ गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पर मनाया जाता है, जिसकी अपनी मान्यता है, लेकिन ये महाकुंभ सामाजिक समरसता का भी एक जीता जागता प्रतीक रहा। जी बिल्कुल सिकता, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं 12 तारीख को गया था, 12 दिसंबर को, और पहली पेशवाई निकल रही थी। तो जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं उनके साथ में था। तो आचार्य श्री अवधेशानंद जी ने, मैं उनका उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दूर से उन्होंने एक महिला को दिखाया। वो बुर्का पहने हुई थी महिला, और उसके साथ में 3 बच्चे थे। तब हमें एहसास हुआ कि महाकुंभ ना सिर्फ विचारधाराओं का, संस्कृतियों का, अलग अलग वर्गों का, आध्यात्म का भी, भक्ति का भी ये एक संगम कराता है। आप सोचिए कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, एक तरफ वो शख्स है जिनके पास में एप्पल का एक अच्छा मोबाइल है, वो रील बना रहे हैं, दूसरे वहीं उसी क्षण दूसरे शख्स आपको दिखते हैं जिन्होंने अपनी पहचान के लिए एक लाठी पर एक पीला जो है वो कुछ कपड़ा बांधा हुआ है। तो आप देखिए कि एक तरफ संपन्न, एक तरफ विपन्न, एक तरफ आध्यात्म, एक तरफ संस्कृति, तो यहाँ आपको कई रंग मिलते हैं। तो यही वजह है कि महाकुंभ में, जैसा अभी पल्लव बता रहे थे, कि तमाम सारी खबरें बिखरी पड़ी हुई थी, क्योंकि इतने कलर वहाँ पर दिख रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में इतनी अनेकता में इतनी एकता आपको दिखे। सारे लोग एक जैसे दिख रहे थे, आध्यात्मिक तौर पर, एक वैचारिक तौर पर। आपको कहीं किसी तरीके का कोई झगड़ा उस तरीके से नहीं है कि कोई अपने मत को लेकर किसी दूसरे से झगड़ा कर रहा हो, जबकि आप सोचिए कि 13 अखाड़े हैं, हज़ारों साधु संत आए हैं, उन सबकी विचारधारा, कोई शैव धर्म को मान रहा हो, कोई वैष्णव धर्म को मान रहा, लेकिन उसके बावजूद सामाजिक समरसता। और न सिर्फ आप देखिए, हमारा जो देश है, तमाम सारी जातियाँ हैं, संप्रदाय हैं, वर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हर जाति के लोग वहाँ पर आए थे। किसी भी एक शख्स है जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, वो भी उसी भक्ति साधना से डूबकर जा रहे हैं, और एक शख्स जो कार से आ रहे हैं, उनको कार खड़ी करके वो भी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वो भी उसी भक्ति भाव से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाकुंभ कहीं ना कहीं विचारधाराओं का, अध्यात्म का मिलन करवाता है। यही वजह है कि आप सोचिए कि इतने सालों के बाद में जगह जगह से लोग आते हैं, साउथ से लोग आ रहे हैं, दक्षिण भारत से लोग आ रहे हैं, उत्तर भारत से लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये समरसता का तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक, जो आपने कहा, आप सभी ने और मैंने, जब हम ग्राउंड पर थे तो ये एक चैलेंज था कि ये खबर ना छूटे, क्योंकि हर मोड़ पर एक खबर थी। और हिमांशु, आप तो तब गए थे जब ये मेला क्षेत्र एक तरह से बन रहा था, तैयारी में जुटा हुआ था इतने सारे लोगों को अपने अंदर समेटने के लिए। तो इस मेला के एक आर्थिक मायने भी हैं, उसका एक आर्थिक पैमाना भी है, और कारोबार बहुत बड़ा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी। तो किस तरह से इसने हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इस महाकुंभ ने स्पीड अप किया है या एक तरह से स्पीड दी है अर्थव्यवस्था को? देखिए, निश्चित तौर पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। कई मामलों में ये अर्थ का भी महाकुंभ है। संस्कृति और समाज को अगर आप अलग तरीके से देखें, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो पहली बार मैं महाकुंभ कवर करने गया था, और मैंने जब पहली बार देखा कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ पर टेंट लगाए जा रहे थे,
तो मुझे लगा कि इतने बड़ी संख्या में लोग आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मैंने पहला इंटरव्यू किया था अरविंद शर्मा, जो पहले पीएमओ में ऑफिशियल थे, अभी के यूपी सरकार में मंत्री हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी अगर आप कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ का निवेश किया है, 8,000 करोड़ राज्य सरकार ने किया था, 7,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार ने किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। तो उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा था कि 1.5 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी। उसके 3-4 दिन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान आया कि हम उम्मीद कर रहे हैं 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। आज आप उस आंकड़ों को देखें तो संख्या 50% से ज़्यादा हुई जो लोग वहाँ पहुँचे, और जो अर्थव्यवस्था का जो स्केल था वो 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ हुआ, ऐसा उन्होंने असेंबली में कहा 3-4 दिन पहले। कुछ देर पहले मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक असेसमेंट किया अपने जो व्यापारी हैं उनके, न सिर्फ प्रयागराज में। देखिए ये इसका दायरा प्रयागराज तक सीमित नहीं था, हमें बहुत सारे लोग मिल रहे थे जो अयोध्या भी जाना चाहते थे, काशी भी जाना चाहते थे, चित्रकूट भी जाना चाहते थे। और मुख्यमंत्री ने बाद में ये भी कहना शुरू किया था कि अगर आप महाकुंभ के लिए आ रहे हैं तो रामलला का भी दर्शन कीजिए, नया राम मंदिर में, आप काशी भी जाएं, आप चित्रकूट भी जाएं। और ये सब 100-150 किलोमीटर के एरिया में था। और एक ट्रांसपोर्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनसे जब मैं मिला उन्होंने कहा मैं 2 रात से सो नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं सो पाए आप? तो इतना फ़ोन कॉल आ रहा है देश विदेश से कि मुझे कार चाहिए, कार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख कार की ज़रूरत होगी महाकुंभ में, और दुनिया मुझे सोने नहीं दे रही है, और ड्राइवर्स दूसरे ज़िलों से बुलाए गए। ये अंदाज़ा कैसे लगा कि इतना पैसा यहाँ से जनरेट हो सकता है, पर पर्सन इतना स्पेंडिंग होगा, ये कुछ अंदाज था सरकार को? नहीं, सरकार ने जो अपना आकलन किया था वो बुकिंग्स के आधार पे किया था, और साथ में जो निवेश वहाँ पे हुआ था। अब देखिए जो अखाड़ों ने जो निवेश किया पैसा, हाँ, अर्थव्यवस्था का। पर आखिरी पॉइंट आपको बोलता हूँ कि इससे जो एक सर्किट है, रिलीजियस सर्किट, जो बहुत ऐतिहासिक है, जो काशी से शुरू होता है, काशी, प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट, वहाँ पर अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का असेसमेंट है कि 4 लाख करोड़ का कारोबार खड़ा हुआ है। और एक जो धार्मिक सर्किट वहाँ पे था, जिसको योगी आदित्यनाथ पॉपुलराइज करने की कोशिश महाकुंभ से पहले कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ है। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो महाकुंभ में आए तो वो काशी भी गए, तो इसने एक महा अर्थव्यवस्था भी बनाई और उससे स्पीड अप एक तरह से हुआ है हमारी इकोनॉमी में। चलते सीधे सौरभ गुप्ता के पास, मेरे सहयोगी जो कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप महाकुंभ को कवर करने के लिए ठीक उसी वक्त पहुंचे थे जब हम भी वहां थे, और ये आपका पहला एज अ रिपोर्टर कुंभ कवरेज था। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, अनुभव क्या रहा? आप किस चीज़ को लेकर उत्साहित थे इस कवरेज के दौरान? देखिए, पहले तो इस तरीके का भीड़ और इतना श्रद्धा, एक जगह इतने लोग, ये ज़िंदगी में शायद एक ही बार देखने मिलेगा, और ये कुंभ में देखने मिला। महाकुंभ जो है, जो आप भी थे वहाँ पे। दूसरी बात जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव था वो है कि लोग, चाहे वो सोसाइटी के कोई भी वर्ग से हो, आपको याद होगा एक वृद्ध महिला जो वहाँ पे थे, जिन्होंने अपने घर वाले को ना बताकर कुंभ पहुंचे थे, क्योंकि घर वाले उनको आने नहीं देते हैं। उनके जो एज है, ओल्ड एज है, इसलिए उनके जो परेशानी है इसलिए, लेकिन वो घर वाले को ना बताकर कुंभ में पहुंचे, अपने आप पूरे वहां पे कुंभ देखे, स्नान भी किए। तो ये इस तरीके का श्रद्धा, इस तरीके का लाखों लोगों का श्रद्धा एक जगह देखना, ये मेरे लिए एक बिल्कुल सच में ऐसा आस्था का जो प्रवाह है वो सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं था, आस्था का प्रभाव भी संगम तट पर बह रहा था, और वही हम सब ने अनुभव भी किया। दीपक गंभीर अब हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। दीपक, अखाड़े कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा होते हैं, और ये वही मौका होता है जब साधु संत समाज से आम श्रद्धालु सीधे संवाद कर सकते हैं, अखाड़ों को करीब से देख सकते हैं। तो साधु संत समाज और अखाड़ों की तरफ से इस आयोजन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रही आपकी रिपोर्टिंग के दौरान? बिल्कुल, देखिए, सिक्का जो अखाड़े होते हैं वो ये माना जाता है कि जो कुंभ या महाकुंभ जब भी लगता है किसी भी जगह पर, तो वो उसकी शान और शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। और जिस तरीके के अखाड़ों की अगर हम बात करें तो अखाड़ों की जो भूमिका होती है पूरे मेले में, वो एक अहम भूमिका होती है। अखाड़ों को देखने के लिए पूरे देश भर से कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, अखाड़ों के बीच जाते हैं,
और जो साधु संत होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अखाड़े हैं, 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें जो 7 शैव संप्रदाय से जुड़े हैं, 3 वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं और 3 उदासीन पंथ संप्रदाय से जुड़े हैं। तो तमाम ऐसे अखाड़े हैं जो साधु संत जो घोर जो है तपस्या करते हैं, एक साधना करते हैं, उनको देखने के लिए श्रद्धालु जो है उनके शिविरों में पहुंचते हैं। तो जाहिर तौर पर जो तमाम जो ये अखाड़े होते हैं, उनके जो साधु संत हैं, उनको देखने के लिए कहा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उनको देखने के लिए एक जन समूह पहुंचता है। और जिस तरीके के आपने देखा कि पिछले 45 दिनों में इन अखाड़ों की जो भूमिका थी वो बेहद ही जो है अद्भुत एक नज़ारा पेश करने वाली थी। साधु संत जो है अखाड़े से जुड़े हुए, उनका अमृत स्नान, उसको देखने के लिए जब आप देखें कि सुबह 4 बजे जब ये अखाड़े निकले थे, तो उसके पीछे एक जन समूह, बिल्कुल अमृत स्नान को देखने के लिए साधु संत के साथ स्नान करने के लिए ये मौका होता है आम श्रद्धालुओं का, और इसीलिए वो सुबह से इसका इंतजार करते रहते हैं अमृत स्नान वाले दिन। और यही हमने अपनी रिपोर्टिंग में भी देखा। राहुल, सोशल मीडिया का ज़माना है, AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और बहुत सारी जानकारियां भी जो आम लोग थे, देश के अलग अलग इलाकों में थे, जो प्लान कर रहे थे उनको पहुंचना है, उनको बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया के ज़रिए मिली। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि इस बार ये कुंभ जो रहा वो डिजिटल कुंभ भी रहा और ये इसका एक नया पहलू भी है। बिल्कुल, और ये इसका थीम भी था डिजिटल कुंभ, उसका थीम भी रखा यूपी सरकार ने। और अनडाउटेडली सोशल मीडिया ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इस आयोजन को सफल बनाने में। अगर आप देखिए, एक बड़ा आयोजन सफल होगा कि लोग वहाँ पर पहुँचे और लोगों का वहाँ पहुँचना सीखता, वो सफल वो हो पाया ताकि क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए मैक्सिमम यूथ ने उसको अपने फ़ोन पे देखा और देखा कि ये मेला जो है ये सिर्फ एक मेला नहीं है या भीड़ का कोई रेला नहीं है, बल्कि ये संस्कार, संस्कृति, साहित्य, संगीत का एक समागम है। और वो आकर्षण सोशल मीडिया से लोगों को मिल रहा था। अब ये तो रही बात कि सोशल मीडिया के कैसे फ़ायदा हुआ कुंभ को, बट कुंभ ने सोशल मीडिया को क्या दिया। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कुंभ की कहानी में IIT बाबा और मोनालिसा जैसे कैरेक्टर्स शामिल हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर शामिल हैं जिनके जीवन को कुंभ ने बदल करके रख दिया, या कहें कि जिन्होंने अपनी यूट्यूब पर दुकान जमा ली सोशल मीडिया के कुंभ के कंटेंट से। इतना कंटेंट कुंभ ने सोशल मीडिया को दिया है कि वो अद्भुत है। और क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही तो हम लोगों ने एक म्यूजिकल संगम किया था, उसमें 4 पंक्तियां मेरे को याद हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं 30 सेकंड में उनको सुनाता हूं, क्योंकि इतना बड़ा समागम हुआ है। ये हुआ कैसे, तो सब लोग इसका श्रेय ले रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन गंगा जी के आशीर्वाद के बिना तो ये सफल नहीं है। गंगा ने इन सबको पाला है, कुंभ को किया है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि सब कर इहाँ मनौती पूजे पूजे मन के आशा। मैं उस भाषा का नहीं हूँ, पर मैं वहाँ गया तो कुछ आया सीखा मैंने कि सब कर इहाँ मनौती पूजे पूजे मन के आशा, ना कोई रहे भुकायल एहिला ना कोई रहे है प्यासा। हो सबको अपने पास बुलावे, सबकी विपदा दूर भगावे, सबको अपने पास बुलावे, सबकी विपदा दूर भगावे। अपने हाथे सवारे तकदीर सजनी, अपने हाथे सवारे तकदीर सजनी। गंगा जी के तट पर जुड़ल रहे ले भीड़ सजनी। तो गंगा जी के तट पर भीड़ जुटी रही और गंगा जी ने बहुत ख्याल रखा है इस पूरे कुंभ को सफल बनाने में। मुझे ऐसा बिना न्योता के इतने सारे लोग पहुंचे और सब को समेटे रखा संगम तट ने। तो महासमापन पर हमारा महाकवरेज जारी। हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं महाकुंभ पर हमारी खास कवरेज। महाकुंभ पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपना अनुभव साझा किया है। लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर स्वयं को धन्य मानते हैं। सेवा ग्रहण करने वाला परमात्मा तक पहुंचने का अवसर देता है। जिनकी सेवा का पुण्य प्राप्त हुआ उन्हें करबद्ध नमन। अडानी परिवार के 5000 से ज्यादा सदस्यों ने सेवा की। कुंभ में सेवा करने वाले सदस्यों ने मैनेजमेंट के पाठ सीखे। कुंभ में मिला लीडरशिप, क्राइसिस हैंडलिंग और टीम वर्क का पाठ। सेवा करने वाले सदस्य बेहतर प्रबंधक, बेहतर इंसान भी बनेंगे। बुजुर्ग महिला से मुलाकात अब तक याद है। 80 साल की बुजुर्ग ने सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग महिला का गहरा आत्मिक स्पर्श जीवन भर संजोकर रखूंगा।
महाकुंभ का आज महासमापन प्रयागराज में हो रहा है, तो इससे जुड़ी लगातार खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी हैं। नमस्कार।